Welcome back, students. In the last video we stopped at ozone. So in the group 16 we learned about oxygen and oxygen compounds, then sulfur and sulfur compounds. तो ऑक्सीजन कंपाउंड्स तक हमने देख लिया. Now we'll have to look about sulfur. Okay. इन जनरल ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स कैसा बनाते हैं, ये सब तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द जनरल फीचर्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. हम जैसे सल्फर ऑक्साइड्स कैसा बनाता है, SO2 वगैरह बनाता है, SO3 बनाता है. हाइड्राइड्स कैसा बनाएगा, H2S बनाता है. तो वो सब तो हम देख चुके हैं जनरल फीचर्स. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एलोट्रोप्स. अगर आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप 16 वी हैड सेड दैट sulfur has the highest catenation property and it also has the highest number of allotropes. Okay, बहुत सारे allotropes होते हैं इसमें 3-4 इम्पॉर्टेंट हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. Allotropes means different forms of an element. Okay, पहला जो देखना है that is called rhombic sulfur. उसको अल्फा या ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी बोलते हैं. ये एलोइस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ऑल दिस थिंग्स. इट इज़ वेरी मच स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, जल्दी ब्रेक नहीं होता है, और जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S8. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. इसको बोलते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर. पकर्ड मतलब एंगुलर, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर. ओके, तो इस तरीके से होता है. 1 2 3 4 5 ऊपर होते हैं और 3 नीचे होता है. तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय रॉम्बिक सल्फर. इसको अल्फा ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है. दूसरा होता है मोनोक्लिनिक, बीटा और प्रिज्मेटिक. प्रिज्मेटिक क्यों बोला जाता है, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, प्रिज्म जैसा, तो इसी कारण इसको होता क्या है, रॉम्बिक सल्फर ले लो, ठीक है, मतलब जनरल सल्फर जो आप देखते हो दैट इज़ रॉम्बिक सल्फर. उसको मेल्ट किया जाता है. मेल्ट करने के बाद उसको फिर ठंडा किया जाता है. तो इस तरीके नीचे लिक्विड फॉर्म इकट्ठा होता है, नीचे लिक्विड फॉर्म इकट्ठा होगा और ऊपर जो है क्रस्ट बन जाता है, सॉलिड क्रस्ट. ऊपर सॉलिड क्रस्ट बन जाएगा. तो दिस इज़ लिक्विड एंड दिस इज क्रस्ट, ऊपर का लेयर. यही क्रस्ट जो होता है मोनोक्लिनिक सल्फर का होता है, ठीक है, नीचे लिक्विड होता है. अब क्रस्ट को काट के यहाँ से धीरे से हटा लिया जाता है, ठीक है, और वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट. इसी कारण इसको प्रिज्मेटिक भी बोलते हैं. अगेन फीचर्स रिमेन्स द सेम, दिस इज जस्ट द डिफरेंट फॉर्म. द फीचर रिमेन्स द सेम, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है. और ये जो होता है एक टेम्परेचर है 369 केल्विन, 369 केल्विन. इसके ऊपर जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, रॉम्बिक सल्फर में चेंज हो जाता है. नहीं, इसके नीचे 369 के नीचे टेम्परेचर 369 है, तो उस समय सल्फर जो होता है मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और जैसे ही टेम्परेचर को 369 से करोगे मोनोक्लिनिक सल्फर का, तो वो वापस इस रॉम्बिक फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो चूँकि इस टेम्परेचर के ऊपर नीचे अपना फॉर्म चेंज करता है, इस कारण इस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर. क्या कहता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर. 369, बिलो 369 रॉम्बिक और अबव 369 मोनोक्लिनिक, क्योंकि उससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे ही स्टेबल रहता है. नेक्स्ट इज प्लास्टिक और गामा सल्फर बोलते हैं. रॉम्बिक सल्फर को पहले क्या करते हैं, मेल्ट, इस बार बॉयल करोगे ठंडे पानी में, तो पानी तो हीट हो ही जाएगा, तो वो चेंज हो जाता है प्लास्टिक सरफेस में. और ये ओपन स्ट्रक्चर 8 ही होता है, लेकिन 8 एटम्स बट ओपन स्ट्रक्चर बनाता है ये, ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता है इसकी तरह. ये वाला बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, बस वो ट्रांसपेरेंट थोड़ा दिखता है, ठीक है. नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ सल्फर. मिल्क ऑफ सल्फर क्या है, एक ऐसा सल्फर जो बनने के बाद थोड़ा सा एमॉर्फस होता है और बिल्कुल मिल्की वाइट दिखता है. दैट इज़ वाई कॉल्ड. करते क्या है, सल्फर को जो रॉम्बिक सल्फर वगैरह होता है, ठीक है, रॉम्बिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करोगे तो कैल्शियम पेंटा सल्फाइड और कैल्शियम थायोसल्फेट बनाता है. दिस इज कैल्शियम थायोसल्फेट, कैल्शियम पेंटा सल्फेट. अब उस दोनों को लो, ये दोनों को, और इन्हीं दोनों को HCl के साथ ट्रीट करोगे तो कैल्शियम का क्लोराइड वाटर वगैरह तो बन ही जाएगा. बाद में ये दोनों निकल के CaOH2 फिर से रीजनरेट हो जाता है ये चीज़, ठीक है, ये वापस रीजनरेट कर देता है.
और जो सल्फ़र बनता है वो बिल्कुल वाइटिश कलर का दिखता है, मिल्की वाइट कलर का, इसी का, और एमॉर्फस होता है, क्रिस्टलाइन नहीं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ सल्फ़र, दिस इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ सल्फ़र। तो यही सब इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सल्फ़र। अब हमें 2-3 कंपाउंड देखना है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड। बनाते कैसे गए? कैल्शियम सल्फाइड को H2SO4 के साथ मिक्स किया जाता है तो SO2 गैस रिलीज़ होता है। उसी तरीके से कॉपर का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है H2SO4 से तो भी SO2 गैस रिलीज़ होता है। लेबोरेटरी में इसी मेथड से। कमर्शियली बहुत अच्छे से आपको पता होगा, लास्ट चैप्टर में देखा है, थोड़ी देर पहले भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ऑक्सीजन वाले में। ये सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उनको जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है, रोस्टिंग करते हैं, तो रोस्टिंग में ही ये क्या हो जाता है, सल्फाइड ऑक्साइड में चेंज जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड ये सारे रिलीज़ होते हैं। तो रोस्टिंग प्रोसेस कमर्शियली, तो रोस्टिंग प्रोसेस का ही ये बाई प्रोडक्ट होता है। रोस्टिंग प्रोसेस बाई प्रोडक्ट मतलब उसके साथ एक जो प्रोडक्ट बनता है मेन प्रोडक्ट के अलावा, मेन प्रोडक्ट तो हम क्या करते हैं, सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज़ रोस्टिंग प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फिर इसको रिड्यूस करके कार्बन वगैरह के साथ क्या कर लेते हैं, दूसरा मेटल फॉर्म लेते हैं। कुछ और रिएक्शंस हैं जिससे कि ये बन सकता है, जैसे H2SO4 के साथ सिंपल किसी एलिमेंट को, मतलब मेटल या नॉन मेटल को जब ऑक्सीडाइज करते हो तो भी SO2 निकलता है। हम H2SO4 वाले में ये रिएक्शन देखेंगे। तो दिस इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाई H2SO4। SO2 निकालता है और ऑक्साइड्स उनका बनाता ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ में कलरलेस, पंजेंट, सल्फ़र का कंपाउंड है तो बहुत गंदा स्मेल करता है, सफोकेटिंग स्मेल होता है, पॉइजनस भी होता है, और वाटर में काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होता है, बनाता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, या इसको बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर। मिक्सचर को बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है, या जनरली वाटर ऑफ सल्फ़र ऑक्साइड ही बोलते हैं, ऐसे सल्फ्यूरस एसिड। और एक और H2SO4 हो जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। रिएक्शंस विथ एल्कलीज, सल्फाइट बनाता है किसी के साथ, और थोड़ा एक्सेस सल्फ़र डालोगे तो बाईसल्फाइट बनाता है HSO3 के साथ। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Na2SO3 बनाएगा, और एक्सेस ऑफ SO2 डालोगे तो हाइड्रोजन सल्फाइट उसका बना देता है, मतलब बाईसल्फाइट। बाइकार्बोनेट के साथ भी वही चीज़ देता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है, ठीक है। मॉइस्चर वगैरह के साथ H2SO4 मतलब वाटर, मॉइस्चर मतलब क्या, वाटर के साथ H2SO4 बनाता है, बैलेंस्ड नहीं है, और हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। तो क्या करेगा, यही हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये वाला चीज़, तो ये रिएक्ट करेगा तो H2SO4 प्लस H बनेगा, तो H जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये जनरली कैसा दिखता है, पर्पल कलर का होता है। इसको वो ये बनाता है, ये सब के सब क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, तो ये कलरलेस बनाता है। ये भी एक टेस्ट है, K2Cr2O7, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाते हो फिर वही उसके साथ, तो K2SO4 Cr2SO4 H2 बनाता है। ये कैसा देता है, ग्रीन कलर कंपाउंड बनाता है। इस पोटेशियम परमैंगनेट को कलरलेस कर देता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कलरलेस होता है उसको क्रोमियम सल्फेट बनाता है, जो कि ग्रीन कलर का देता है। उसी तरीके से फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बना देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मेटल्स हैं उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर के भी होता है इसका, क्योंकि ऑक्सीजन है तो दे सकता है। कुछ और भी रिएक्शंस हैं, जैसे SO2 को Cl2 से होता है, SO2Cl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड जिसे आप बोलते हो, थायोनिल क्लोराइड। एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने में ये यूज़ होता है। उसी तरीके से SO3 बना सकते हो वैनेडियम पेंटॉक्साइड या प्लैटिनम या पैलिडियम या निकल कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करके, ठीक है। ये रिएक्शन एक बार फिर से आएगा H2SO4 में। स्ट्रक्चर देख लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन जनरल ये वाला स्ट्रक्चर होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, वही रेजोनेट करेगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। फ्यूमिगेंट की तरह, मतलब धुआं करने में यूज़ करता है, क्योंकि ये पॉइजनस होता है तो मच्छर जर्मीसाइड्स से मतलब इधर उधर की चीज़ों को मार देता है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, मतलब कलर वगैरह रिमूव करने के लिए। प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है, H2SO4 के फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, और पेट्रोलियम वगैरह, शुगर वगैरह रिफाइनिंग में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कंपाउंड विच यू हैव टू स्टडी इज H2SO4, लास्ट कंपाउंड है ये सल्फर वाला, तो फिर ग्रुप 16 खत्म हो जाएगा। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला। ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों बोलते हैं, इसको FeSO4 बनाने में यूज़ किया था, FeSO4 इज कॉल्ड विट्रियोल, इसी कारण H2SO4 को बोला जाता है
ऑयल ऑफ विट्रियोल। पुराने ज़माने में FeSO4 बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ किया गया था, तो उस समय इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते। विट्रियोल मतलब फेरस सल्फेट, ठीक है। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। दुनिया का लगभग कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है इंडस्ट्रियली जिसको बनाने में H2SO4 यूज नहीं होता है, इसी कारण इसे किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। कोई देश, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई देश मतलब कोई कंट्री इंडस्ट्रियली कितना डेवलप्ड है ये पता लगाया जा सकता है इस चीज़ से कि वो एनुअली कितना H2SO4 प्रोड्यूस करता है। सोचो, इतना इंपॉर्टेंट केमिकल है ये। जो कंट्री जितना ज़्यादा H2SO4 प्रोड्यूस करता है दैट इज़ मोर डेवलप्ड दैन अदर्स हु आर प्रोड्यूसिंग लेसर दैन दैट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ किया जाता है, इसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। करते क्या है, 3 स्टेप होता है। सल्फ़र लिया जाता है, सल्फ़र को कन्वर्ट के ऑक्सीजन के साथ SO2 में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस SO2 को फिर से ऑक्सीजन पास किया जाता है, ये जो अभी यहाँ पर दिखाया मैंने, ये वाला रिएक्शन SO3 में कन्वर्ट किया जाता है। और SO3 को जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड H2SO4 होगा दूसरे जगह से, उसको लाके उसमें मिक्स कर दिया जाता है, तो ये बना देता है H2H2O7, इसको बोलते हैं ओलियम। और इसी फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है H2H2O7 के फॉर्म में। अब जितना कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट चाहिए उसके हिसाब से वाटर ऐड कीजिए और आपको H2SO4 मिल जाएगा। मतलब H2SO7 को जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो H2SO4 देता है। अब कितना चाहिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट, उसके हिसाब से अमाउंट से वाटर ऐड कर सकते हैं हम लोग। ये जो सेकेंड स्टेप देख रहे हो ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना मोल्स है, 3, प्रोडक्ट में 2। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे लेयर-चिटलियर्स प्रिंसिपल से, तो रिएक्शन किधर जाएगा, इधर। और ऊपर से एक्सोथर्मिक होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो किस टेम्परेचर पे होगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे काम करेगा ये। जनरली 720 के अराउंड टेम्परेचर रखते हैं और 2 बार प्रेशर रखा जाता है। इधर 3 मोल है और इधर 2 मोल बनता है। तो लेयर-चिटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो हाई नंबर ऑफ मोल से लो नंबर ऑफ मोल की तरफ रिएक्शन भागता है, तो इधर से इधर भागेगा, मतलब SO3 ज़्यादा बनेगा हाई प्रेशर पे। और चूँकि एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब हीट रिलीज़ करता है, तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन हो सके। तो ये कंडीशंस होते हैं सेकंड वाले स्टेप के लिए। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ा है, किस तरीके से लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस चैम्बर से किस में पास होता है, मैं आप लोगों को बताऊँगा व्हेन वी विल डिस्कस दिस थिंग इन लाइव, ठीक है। यहाँ पर नहीं बनाया मैंने वो फोटो। प्रॉपर्टीज़ कलरलेस होता है, ऑयली नेचर होता है इसका, ठीक है। डेंस भी होता है, सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एक क्वेश्चन आपको याद होगा, क्लास 10 में भी हम देखते थे, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं या वाटर को एसिड में ऐड करते हैं। हमें पता है एसिड और वाटर का रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो अगर बहुत सारा एसिड रखे रहोगे और उसमें वाटर अभी थोड़ा सा भी ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होगा। तो उल्टा काम किया जाता है, क्या, ज़्यादा वाटर लेते हैं और एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं ताकि कम से कम हीट रिलीज़ करे, एक्सोथर्मिक होता है। सो H2SO4 या कोई भी दूसरा एसिड भी एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वाटर एंड नॉट वाइस वर्सा। मतलब उल्टा नहीं करते हैं कि पानी ले ली, सॉरी H2SO4 ले लिया, उस पर पानी ब्लास्ट ही कर जाएगा। 283 पे बॉयल फ्रीज करता है और 611 केल्विन पे बॉयल करता है, और ये वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि देखा ही हमने एक्सोथर्मिक होता है, हीट प्रोड्यूस करता है तो धुआं निकालता है, और बर्निंग भी करता है। देखते एसिड वगैरह अगर स्किन को टच कर दे तो स्किन जल जाता है। वाटर में मिक्स करोगे तो ब्रेक होगा, कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है, HSO4 और H3O, फिर HSO4 टूटता है तो SO4 आयन और H3O प्लस बनता है, ठीक है। एसिडिक नेचर होता है, तो आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट बना दिया, वाटर बाहर निकल गया। इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो याद होगा एल्कीन के फॉर्मेशन में, इथिलीन में C2H5OH से हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। कोई शुगर वगैरह जैसे ये सुक्रोज है, इसको भी H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो तो वाटर वगैरह पूरा इसमें से निकल के H और O को बाहर निकाल देता है, तो बचेगा कैसे, कार्बन। इसको चैरिंग प्रोसेस, चैरिंग मतलब जला देना बिल्कुल। तो शुगर में H2SO4 ऐड करोगे तो बिल्कुल वाटर को खींच के बाहर निकाल देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, और बचता है क्या, सिर्फ कार्बन जला हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CO के साथ CuSO4, Zn के साथ ZnSO4, C के साथ CO2, P के साथ H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बना दिया। H2SO4 को SO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यही वाला चीज़ ओलियम बना देता है, ठीक है। इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, हल्का हल्का धुआं निकलते रहता है, ये H2S, इसको ओलियम बोलते हैं।
फिर BaCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो BaSO4 और HCl डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यूज मैंने बताया है, दुनिया का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको बनाने में यूज़ नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है अमोनियम सल्फेट, HCl दूसरा एसिड HNO3। HCl के बारे में भी हमें पढ़ना है। HNO3 के मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सप्लोसिव बनाने में, ड्रग्स बनाने में, डिहाइड्रेशन में, लेबोरेटरी एजेंट की तरह, लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ठीक है, पेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, सब जगह यूज़ होता है ये। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, एनामलिंग मतलब क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, मेटलर्जिकल प्रोसेस, और ये इसका स्ट्रक्चर होता है H2SO4। इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बनेगा? सल्फेट आयन बनेगा, SO4 2-। उसका आपको याद होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना होता है, लिखने की कोशिश करना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2- आयन। इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दोगे तो वही बनेगा ना जब वाटर में मिक्स हो जाता है। तो ये लिखने की कोशिश करना आप लोग। तो दिस कंप्लीट्स योर ग्रुप 16 एलिमेंट्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल मूव ऑन टू ग्रुप 17, देन ग्रुप 18। फिर ये 7th चैप्टर ख़त्म होगा। इट्स अ बिग चैप्टर बट सिंपल चैप्टर, ठीक है। कहने के लिए इतनी सारी कहानी हम देख रहे हैं बट इट्स वेरी सिंपल। रिएक्शंस बस ध्यान रखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे याद आ जाएगा। सो लेट मी क्लोज दिस। थैंक यू।